नमस्ते और गुड मॉर्निंग इंडिया। वन रीड डॉट न्यूज प्रस्तुत करता है भारत के अहम सुर्खियों का आपका दैनिक ब्यौरा, शांत, स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित। नमस्कार। आज शुक्रवार 8 अगस्त 2025 है। नमस्कार। आज हम वन रीड ने जो भारत की प्रमुख खबरें जुटाई हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जो अलग अलग स्रोत हैं उनसे मिली जानकारी के मुख्य बिंदु क्या हैं और उनका मतलब क्या है, ये समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। वहाँ प्रशासन ने कुछ किताबों पर पाबंदी लगाई है। हाँ जी, करीब 25 किताबें हैं कुछ लेखकों की जिन पर रोक लगा दी गई है। आरोप यह है कि ये किताबें अलगाववाद को बढ़ावा देती हैं और खबरों के मुताबिक दुकानों पर छापे भी मारे गए हैं इसके चलते। अच्छा, और इस पर प्रतिक्रियाएं कैसी हैं? जाहिर है इस तरह के कदम पर अलग-अलग राय होंगी। बिल्कुल, कुछ आलोचक हैं जो इसे एक तरह से सत्तावादी कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश है और ये बात ऐसे समय में उठी है जब आपको याद होगा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग वैसे भी थोड़ी नीचे है, 180 देशों में 151वें स्थान पर। तो ये चिंता का विषय बन जाता है। ये तो है। चलिए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मॉस्को में हैं। हाँ, और ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका की तरफ से कह सकते हैं कुछ दबाव महसूस किया जा रहा है विभिन्न मुद्दों पर। तो इस यात्रा का क्या महत्व समझा जाए? देखिए, इस यात्रा से पहली बात तो ये कि रूस के साथ भारत की जो रणनीतिक साझेदारी है उसकी पुष्टि हुई है। एक तरह से दोहराया गया है कि ये साझेदारी अहम है। और दूसरी अहम बात ये निकली है कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं, इसकी भी पुष्टि हुई है। अच्छा, तो इसे एक तरह से कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश कह सकते हैं। मतलब अमेरिका के दबाव के बीच रूस से रिश्ते मजबूत रखना। हाँ बिल्कुल, कूटनीति में अक्सर इसे इसी तरह देखा जाता है। भारत हमेशा से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देता रहा है, तो ये उसी का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान की। ये अमेरिकी टैरिफ के जवाब में आया है ना? जी। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये बयान ऐसे समय में आया है जब व्यापारिक तनाव की बातें चल रही हैं। तो क्या इसे एक तरह की राजनीतिक रणनीति माना जाए, भावनात्मक जुड़ाव बनाने की? देखिए, किसान और ग्रामीण भारत एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उनके हितों की बात करना हमेशा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो, जैसे कि ये टैरिफ का मामला, तो घरेलू स्तर पर यह दिखाना कि सरकार उनके साथ खड़ी है, ये एक मजबूत संदेश देता है। भावनात्मक जुड़ाव तो बनता ही है। सही बात है। अब आते हैं न्यायपालिका से जुड़ी खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज की याचिका खारिज कर दी है। हाँ, जस्टिस यशवंत वर्मा। उन्होंने एक आंतरिक जांच को चुनौती दी थी। मामला कुछ जले हुए नोटों की बरामदगी से जुड़ा था जिसमें उन्हें कदाचार का दोषी पाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जी, याचिका खारिज कर दी गई। इससे एक तरह से ये संदेश जाता है कि न्यायपालिका की जो अपनी आंतरिक जवाबदेही प्रक्रिया है वो काम कर रही है और उच्चतम न्यायालय उसमें आमतौर पर दखल नहीं देगा जब तक कोई बहुत असाधारण कारण ना हो। समझ गया। चलिए अब थोड़ा पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं। वहाँ से भाजपा के एक प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया है। हाँ, मोमोनुल मोकेकॉन, वो पूर्वोत्तर से पार्टी के एकमात्र राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वजह क्या बताई जा रही है? आधिकारिक तौर पर तो उन्होंने कहा है कि वो अपनी यात्रा को पुनः जांचना चाहते हैं। मतलब एक तरह से व्यक्तिगत कारण बताया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि शायद पार्टी के अंदर कुछ असंतोष था, या हो सकता है अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े कुछ मुद्दों पर मतभेद रहे हों। अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ये दिलचस्प है, इस पर नजर रखनी होगी। अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। शेयर बाजार कल कैसे रहे? अमेरिका के टैरिफ की धमकी का कुछ असर दिखा? असर तो था, लेकिन बाजार गिरे नहीं, बल्कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। ये थोड़ा हैरान करने वाला था क्योंकि 50% टैरिफ की बात काफी गंभीर है। तो बाजार इतना सकारात्मक क्यों रहा? क्या उम्मीद है? ऐसा लगता है कि बाजार को अब भी उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता होना है उससे शायद ये टैरिफ वाला मसला सुलझ जाएगा। ये एक तरह से सरकार पर और जो कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं उनमें निवेशकों का भरोसा भी दिखाता है कि शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ये तो अच्छी बात है अगर ऐसा होता है। अच्छा, संसद से भी एक महत्वपूर्ण खबर है। तटीय नौवहन विधेयक पास हो गया है। जी, कोस्टल शिपिंग बिल 2025
ये संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा में जब इसे मंजूरी मिली तब विपक्ष बिहार मतदाता सूची के मुद्दे पर विरोध कर रहा था। काफी हंगामा था, उसके बीच ये पास हुआ। और इस बिल का मकसद क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है भारत में समुद्री परिवहन यानी कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देना है। इसे देश की सप्लाई चेन सुरक्षा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। मतलब अगर हमारे तटीय मार्ग ज्यादा सक्रिय होंगे तो माल ढुलाई आसान और शायद सस्ती भी हो सकती है और निर्भरता भी कम होगी। हाँ, ये तो लॉजिस्टिक्स के लिहाज से बड़ा सुधार हो सकता है। अच्छा, एक और खबर है मेघालय से। वहाँ कोयला खनन फिर से शुरू हो गया है। काफी समय से बंद था शायद। हाँ, करीब 11 साल से एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगाई थी पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण। अब वहां 2 ब्लॉक में फिर से खनन शुरू किया गया है। लेकिन क्या इस बार कुछ अलग है? मतलब पर्यावरण की चिंताएं तो अब भी होंगी। दावा तो यही किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये नए वैज्ञानिक ढांचे के तहत हो रहा है। इसमें सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये देखना जरूरी होगा कि ये दावे जमीन पर कितने सच साबित होते हैं, क्योंकि इतिहास में कोयला खनन से जुड़ी समस्याएं रही हैं। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी। चलिए अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। वहाँ से कुछ अच्छी खबर नहीं है शायद। बिक्री घटी है। हाँ, फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, उनके आंकड़े आए हैं जुलाई महीने के, और आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस साल जुलाई में ऑटो रिटेल बिक्री में करीब 4% की गिरावट आई है। 4% की गिरावट? ये किन सेगमेंट्स में है? ये गिरावट पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर दोनों के रजिस्ट्रेशन में देखी गई है। ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में मांग में थोड़ी सुस्ती का संकेत हो सकता है। लोग शायद बड़ी खरीदारी जैसे गाड़ी खरीदना अभी टाल रहे हैं। ये चिंता की बात हो सकती है अर्थव्यवस्था के लिए। अच्छा, बिजली की कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया है? जी, एक अहम आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के जो बिजली नियामक आयोग हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उन्हें निर्देश दिया है। निर्देश ये है कि बिजली की जो दरें तय होती हैं वो लागत पर आधारित यानी कॉस्ट रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए। मतलब जितनी लागत आ रही है बिजली बनाने और पहुंचाने में, वो टैरिफ में दिखनी चाहिए। और इसका असर क्या होगा? उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा? संभावना तो यही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स, जिनकी अक्सर माली हालत खराब रहती हैं, वो अपनी राजस्व की कमी को अगले 4 सालों में वसूल सकती हैं। तो जाहिर है अगर लागत पूरी वसूली जाएगी तो शायद उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़े। ये तो आम आदमी के बजट पे असर डाल सकता है। डिजिटल इंडिया से जुड़ी एक खबर है, यूपीआई में कुछ दिक्कतें आई। हाँ, कल देश भर में कई जगहों से ऐसी खबरें आई कि यूपीआई पेमेंट्स फेल हो रही हैं या सिस्टम में कुछ गड़बड़ी चल रही है। बहुत से यूजर्स ने इसकी शिकायत की। ओह, ये तो काफी असुविधाजनक रहा होगा लोगों के लिए। आजकल तो लगभग हर कोई यूपीआई इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, और ये घटना एक तरह से इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि हम एक ही सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई पर कितने ज्यादा निर्भर हो गए हैं, और अगर इस सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो उसका असर कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है, ये इसके जोखिम को भी उजागर करता है। सही कहा, एक बैकअप या मजबूत सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कॉर्पोरेट जगत से एक सकारात्मक खबर है, गूगल इंडिया ने कुछ नया शुरू किया है। जी, गूगल इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए एक एल्डर केयर प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत कंपनी अपने कर्मचारियों को उनके बुजुर्ग माता पिता की देखभाल में मदद करेगी। ये काफी अच्छी पहल है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल के बदलते समाज में इसकी जरूरत भी है, जहाँ परिवार छोटे हो रहे हैं और लोग काम के लिए दूर रहते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कंपनियां भी अब कर्मचारियों की सिर्फ पेशेवर जिंदगी ही नहीं बल्कि उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति भी संवेदनशील हो रही है। ये एक अच्छा ट्रेंड है। निश्चित रूप से। चलिए अब केरल चलते हैं। वहाँ से एक प्रेरणादायक कहानी आई है। आईटी प्रोफेशनल्स ने खेती अपना ली। हाँ, एक आईटी कपल, उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार के पुराने खेत को संभालने का फैसला किया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने न सिर्फ उस जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया बल्कि उसे एक मॉडल ऑर्गेनिक फार्म में बदल दिया। वाह, और वो दूसरों को भी सिखा रहे हैं। जी हाँ, खबरों के मुताबिक वो अब तक करीब 15,000 किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे लोग पारंपरिक व्यवसायों की तरफ लौट रहे हैं, उनमें नयापन ला रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, कल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी था। जी, ये 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था। भारत के स्वदेशी आंदोलन की याद में ये दिन मनाया जाता है। और इस साल 2025 की थीम थी हथकरघा महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। ये थीम बहुत महत्वपूर्ण है। हथकरघा उद्योग में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। बिल्कुल,
ये दिन हमारे बुनकरों, हमारे कारीगरों के हुनर और उनके योगदान को सम्मान देने का दिन है, और खासकर महिला बुनकरों के सशक्तिकरण पर जोर देना बहुत जरूरी है। सही बात। अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। ओपन एआई ने अपना नया एआई मॉडल लॉन्च किया है, GPT-5। हाँ, ओपन एआई ने अपना अगला बड़ा लैंग्वेज मॉडल GPT-5 लॉन्च कर दिया है और भारत में भी इसकी पहुंच बढ़ाई जा रही है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा भी है कि वो भारत को एक टॉप यूजर सेंटर के तौर पर देखते हैं, तो भारत के लिए ये एक अहम डेवलपमेंट है। लेकिन एआई के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी रहती हैं। मस्तिष्क गतिविधि पर असर की बात भी चल रही है। हाँ, कुछ रिसर्च इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल शायद हमारी दिमागी गतिविधि, खासकर सोचने समझने की प्रक्रिया पर असर डाल सकता है, उसे कम कर सकता है। तो जहां एक तरफ एआई के फायदे हैं, वहीं उसके संभावित दुष्प्रभावों पर भी नजर रखना और रिसर्च करना जरूरी है। बिल्कुल, संतुलन जरूरी है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दो खबरें लेते हैं। पहले अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप का पुतिन से मिलने का बयान आया है। जी, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे, भले ही वो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने से इनकार कर दें। अच्छा, ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में? हाँ, ये उनके पिछले कुछ बयानों से थोड़ा अलग लगता है। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि शायद वो मॉस्को के साथ सीधे कोई डील करना चाहते हैं, यूक्रेन को किनारे रखकर, या फिर ये रूस को बातचीत की मेज पर लाने के लिए एक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। अभी कहना मुश्किल है। और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर इंडोनेशिया से है। वो गजा के लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, इंडोनेशिया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। वो गजा में युद्ध में घायल हुए करीब 2000 लोगों के इलाज के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए गलंग द्वीप पर एक खास मेडिकल सुविधा बनाई जा रही है। योजना यह है कि इलाज और ठीक होने के बाद इन लोगों को वापस उनके घर भेज दिया जाएगा। ये वाकई एक बड़ा मानवीय प्रयास है। जी हाँ, इस मुश्किल वक्त में इस तरह की पहल बहुत मायने रखती है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने सिर्फ तथ्य आप तक पहुंचाए हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह या भावनात्मक झुकाव के, और इससे आपको आज की घटनाओं को अपनी तरह से समझने में मदद मिली होगी। हमारी इस तरह की सीधी, साफ और राय मुक्त खबरें देने की क्षमता आप जैसे श्रोताओं की वजह से ही मुमकिन है। केवल ₹1 प्रतिदिन यानी महीने के 29 रुपए पर आप हमें विज्ञापन मुक्त और किसी भी कॉरपोरेट या सरकारी प्रभाव से पूरी तरह स्वतंत्र रहने में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी खबरें कभी समझौता नहीं करती, लेकिन अभी ये पूरी तरह से मुफ्त है, तो इसे शेयर जरूर करें। हाँ, अगर आप इस नजरिए को, इस तरह की खबर देने के तरीके को महत्व देते हैं और आगे भी ऐसी भरोसेमंद खबरें पाना चाहते हैं, तो प्लीज www.oneread.news पर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि दूसरों तो भी एक शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से फायदा होगा, तो हम आभारी होंगे अगर आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ साझा करेंगे। आपका समर्थन हमें सामान्य शोर से दूर तथ्यात्मक, संक्षिप्त समाचारों के लिए एक समर्पित स्थान बनाने के हमारे मिशन में बहुत मदद करता है। आज सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल सुबह 8 बजे और सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक मुस्कुराते रहें और इस दुनिया को सबके लिए एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते रहें। नमस्कार। इस पॉडकास्ट को हर सुबह 8 बजे सुनने के लिए हमें Spotify और YouTube पर फॉलो करें।